नमस्कार दोस्तों, एनवी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। अभी जो दिसंबर व जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें जो है ये प्रश्न जो है पूछे गए थे। यानी आज का जो टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चलो तो हल करके देखते हैं कि हम कितना जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो वो सबसे पहले किसके संपर्क में जाएगा, जिसके द्वारा उसका समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में आएगा? परिवार के संपर्क में। उसके बाद जो है अपने आस-पास यानी पास पड़ोस के संपर्क में आएगा। पास पड़ोस के संपर्क में आएगा। पास पड़ोस, जिसके द्वारा उसका समाजीकरण जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही बच्चा जो है शिक्षक के पास जाएगा, स्कूल जाएगा, संचार माध्यम के करीब जाएगा। यानी कि प्राथमिक जो संस्था क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, परिवार व पास पड़ोस। और जो द्वितीयक संस्थाएं अगर बात करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन आ जाएंगे, शिक्षक, स्कूल, संचार माध्यम द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खालिस्तान का प्रयोग खालिस्तान को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। किसका उपयोग किसके लिए? तो चलिए ऑप्शन को ही रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग जो है समालोचनात्मक चिंतन का को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कंठस्थीकरण, जो कि नेगेटिव है। आप बच्चों को रटा दो, उसके बाद उसको प्रत्यय स्मरण कराओ, ये बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। और ये तीसरा ऑप्शन देखेंगे अनुभव जनित अधिगम प्रत्यय स्मरण, ये भी नेगेटिव है, प्रत्यय स्मरण हम नहीं कराना है। और डी ऑप्शन को देखेंगे फिर कंठस्थीकरण, ये तीनों जो ऑप्शन है बहुत ही नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता। पहला ही ऑप्शन राइट होगा, यानी अनुभव जनित, यानी बच्चा जो खुद से सीखा है अनुभव करके, उसको समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। और विकास जो होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। इसमें जो है दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ये दोनों बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? यानी कि ये ऐसा ऑप्शन जो दोनों हो, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए केवल गुणात्मक है, ये नहीं हो सकता। इसमें शरीर के आकार व बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन में मात्रात्मक बस है, यानी कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में कहा गया है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ये सामाजिक रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसी के अनुसार ही हम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया कर सकते हैं। रचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, देखिए सीडीपी में बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम आएंगे जो मनोवैज्ञानिक हैं, और ये उसमें से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की अगर आ गया तो उसका बहुत ही फेमस सिद्धांत है सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत। यानी आपको जहाँ भी एग्जाम में लेव वाइगोत्स्की नज़र आए तो सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पे ही जाइएगा, यानी पांचवा का ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो बाकी सिद्धांत हैं इसके नहीं हैं। और प्रश्न में क्या कहा गया था कि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। हमने जो वैज्ञानिक पढ़ा था उसके बाद ये प्याजे वैज्ञानिक आ जाते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं।
तो कह रहे हैं कि प्याजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं। एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। क्या केवल पुरस्कार के प्रयास से सीखते हैं? नहीं, केवल लालच के में नहीं सीखना चाहिए। और बड़ों को अनुकरण करके सीखते हैं बट ये हम कह सकते हैं कि रचनावादी कक्षा में ये नहीं हो सकता। बड़ों की दी गई व्याख्या से सीखते हैं बट मैं कहना चाहूँगा कि जो सीडीपी में जो है सभी ऑप्शन सही लगते हैं बट उस ऑप्शन के साथ हमको जाना होगा जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो, प्रश्न को सेटिस्फाइड कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, उस ऑप्शन के पास हमको जाना होगा। आपको सभी ऑप्शन सही दिए जाते हैं लेकिन कई प्रश्नों में तो हम वही ऑप्शन में जाएंगे जो ज़्यादा सही लगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा। प्याजे के सिद्धांत में जो है कहते हैं कि वो स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं और इसमें गतिविधि बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां प्रश्न आ गया कि एक बालिका जो है कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। अब देखिएगा, पहले जो बच्चा मतलब कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीख रही है, मतलब कि क्या कर रहा है वो विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण कर रहा है, यानी कि कूदने से पहले वो चलना उछलना सीख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखेंगे परिपक्वता अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। विकास सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं बट ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत ही पॉजिटिव है और इससे संबंधित है, यानी कि सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। लिंग भूमिकाएं यानी कि आप समझ जाइए, जब वो समाज में रहेगा तो जरूर वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करेगा। वो महिला है, पुरुष हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उभयलिंगी हैं, इस तरह के लिंग को वो ग्रहण करेगा। संस्कृति में तो जाहिर सी बात है, आप महिला तो ऐसे करेंगे, पुरुष हैं तो ऐसे करेंगे, उसमें भी वह लिंग ग्रहण करेगा। मीडिया में भी वह लिंग ग्रहण करेगा। और ऑप्शन नंबर सी बस ऐसा है जिसमें वो लिंग ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूशन। बच्चे जो है ट्यूशन भी लिंग भूमिकाओं का ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है कि जो है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी कि जो इंटेलिजेंट का सिद्धांत जो है, हम वो बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, केवल उसी बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते जो केवल पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाता है, उसको बस इंटेलिजेंट नहीं कर सकते। जबकि इंटेलिजेंट बहुत प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। वो हो सकता है कि वो खेल में अच्छा हो, चित्रकला में अच्छा हो, अन्य क्षेत्रों में भी वो अच्छा हो सकता है। यानी बुद्धि के क्या हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। ये एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। बाकी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। सहायक है भाई, ये कैसे सहायक नहीं रहेगा। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, सही है। बट जिसका सिद्धांत जो है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं, ये राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए अंतिम प्रश्न के लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 10वां में कहा गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता खाली स्थान के कारण हो सकता है। बच्चा प्रतिभाशाली है, उसका कारण क्या हो सकता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सीडीपी में जो है आपके सभी ऑप्शन सही लगते हैं बट उस ऑप्शन के साथ जाना है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसके साथ ही हमको जाएंगे। तो देखते हैं ए ऑप्शन, संसाधन एक समृद्ध वातावरण मिले, संसाधन समृद्ध वातावरण मिले। दूसरा, सफल माता पिता मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका माता पिता सफल हैं उसका बच्चा भी क्या हो, सफल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं अनेकों पिक्चरों बनाने वाले हीरो हीरोइन में देखते हैं कि उसके बच्चे उसके तरह सफल नहीं हो पाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सफल हैं उसका बच्चा भी सफल हो। और एक अनुशासित दिनचर्या का उपयोग कर रहा हो वो बच्चा प्रतिभाशाली हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन यही बस राइट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया
ही मुख्य रूप से बच्चों के प्रतिभाशालीता होने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बताया और कितना गलत बताया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।